हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिडियाज एकेडमी। आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल द फिडियाज एकेडमी पे मैं कपिल शांडिल्य बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो एक और रिवीजन क्लास आपके लिए लेके आए हैं, जीएस जनरल अवेयरनेस की क्लास। ये भी प्रीवियस ईयर पेपर है डीएसएसबी का। ठीक है, तो हम वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। पहली बात तो ये है, और हर क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, हर ऑप्शन से आंसर निकालने की, हर ऑप्शन को स्टडी करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 20 से 50 क्वेश्चन तक सीखने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ से आपको एक इंसाइट मिलेगी कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि एनसीईआरटी प्लस सॉल्यूशन को किस तरीके से आप यूज करें इसकी तैयारी करने में। ठीक है, कुछ टॉपिक्स जो है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इकोनॉमी के टॉपिक कौन से हैं जिन पे फोकस करना चाहिए, वो सारा आपको ध्यान में रखना है। तीसरा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी में, तो आपको उन पे भी ध्यान रखना है। इसी इसी तरीके से जो है आपको चीजें समझाई जाएगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को द फीडियाज एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पे जितनी भी जो फ्री क्लासेस दी जा रही हैं वो सारी क्लासेस आपको मिल जाए। आप क्लास को पूरा देखना, आपको जो बहुत बेनिफिशियल लगेगी क्लास, और काफी चीजें आपको समझ में आएंगी। मतलब आपको 20 क्वेश्चन के अंदर काफी चीजें अंडरस्टैंडिंग और काफी इंसाइट के साथ समझाई जाएगी। फीडियाज एकेडमी नाम से हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आप कोई भी क्लास मिस ना करें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल जो है उसको आप सर्च कर सकते हैं द फीडियाज एकेडमी नाम से, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और क्लासेस की नोटिफिकेशन और कुछ नोट्स वगैरह जो है वो दिए जाते रहते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इन इंडिया गवर्नर ऑफ स्टेट इज रिमूव बाय होम। भारत में जो स्टेट के राज्यपाल होते हैं, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, वो किसके द्वारा हटाए जाते हैं? हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं इसको। इन भारत में एक राज्य का गवर्नर जो है किसके द्वारा हटाया जाता है, किसके, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास, संसद के द्वारा, पार्लियामेंट, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, या संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा ही इसकी नियुक्ति की जाती है, और ये एट द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट ही काम करता है। जब तक चाहे प्रेसिडेंट जितने टाइम तक चाहे उसको रख सकता है। ठीक है, तो एट द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट ये काम करता है। तो जब प्रेसिडेंट चाहे तो इसको हटा सकता है। तो राइट आंसर हमारा हो गया है प्रेसिडेंट। नियुक्ति भी इसके द्वारा ही की जाती है, गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर ऑफ स्टेट की जाती है। अब है, एशियाटिक लायंस आर ओनली फाउंड वेयर। बहुत ही स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन तो है ये, लेकिन फिर भी आपको जो फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट के अंदर भी जहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट और नेशनल पार्क बनाए हुए हैं, वो टॉपिक को अच्छे से समझना चाहिए। तो फॉरेस्ट के टॉपिक से आता है, या तो उस कंसेप्ट का पेपर क्वेश्चन आता है, या फिर उससे स्टैटिक जीएस आती है, नेशनल पार्क्स वगैरह जो बने हुए हैं उनसे आता है। ठीक है, तो एशियाटिक लायन होता कौन सा है? एक तो होता है टाइगर, जिसे हम बाघ कहते हैं, बंगाल टाइगर नॉर्मली कहते हैं। एक होता है लॉयन, जिसे बब्बर शेर भी कहा जाता है, और वो कुछ कुछ ऐसे दाढ़ी सी जिसके नीचे ऐसे होती है, पूरा प्रॉपर तरीके से, मतलब वो शेर का लुक होता है, जो ये वाला शेर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं एशियाटिक लॉयन, और भारत में एक ही जगह पर मिलता है। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क सरिस्का राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में सरिस्का, ये भी देख सकते हैं। हमारा सही आंसर होगा गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है, यहाँ पर ये मिलते हैं। ठीक है, तो आप सभी इसको देख सकते हैं। इसको मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन मध्य प्रदेश में पन्ना है। पन्ना की जो हीरे की खानें हैं, वो पूछे अगर आपसे, तो वो मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क भी वहीं पर है। अब है गुजरात। गुजरात में गिरनार अभिलेख आपने पढ़ा होगा, गिर पहाड़ियां हैं वहां पर। वहां पर ये जो है गिर नेशनल पार्क बना गया है, जिसमें एशियाटिक लॉयन मिलता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार हिंदी में देख लें, कुछ नई चीज अगर दिखाई देती तो ठीक है। एशियाई सिंह केवल इस उद्यान में मिलता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है, जो कि गुजरात में है। सरिस्का जो है वो हमने बताया आपको राजस्थान में है। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट फ्रॉम नॉर्थ थ्रू साउथ। इस क्वेश्चन को मैं काउंट करूंगा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन में, क्योंकि 20 में से 2 से 3 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट और डीप पूछे जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए, और ये आपको डरा देते हैं। लेकिन आपको 17 से 18 जो आपके क्वेश्चन है उस पर फोकस जरूर रखना चाहिए। आप 90% तैयारी
जो एरिया है उसको तो कवर अच्छे से कीजिए 95 तक। 5% तो इधर उधर से क्वेश्चन आता ही है, तो ये क्वेश्चन भी लेकिन आप निकाल सकते हैं। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन ऑफ द वेस्टर्न घाट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब आप वो चीजें ढूंढिए जिनके बारे में आपको अगर उनका सीक्वेंस भी नहीं पता है तो ये पता है कि वो कहाँ पर है। सबसे पहले देखिए ऊटी। ऊटी तमिलनाडु के अंदर है, आप सभी को पता है। तमिलनाडु में ये पहाड़ी है और ये हिल स्टेशन भी है, जहाँ इसको उद्गम मंडलम भी कहा जाता है। उद्गम मंडलम ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऊटी कहाँ पर है? तमिलनाडु में, मतलब ये साउथ की तरफ होगा। अगर आपने लोहे की खदानें पढ़ी तो कुद्रे मुख, जो घोड़े घोड़े के मुंह जैसा मुख जिस पहाड़ का है, तो वो कर्नाटक में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कुद्रे मुख जो है वो लास्ट में नहीं हो सकता। ठीक है, और अब एक और चीज है, देखिए मन्नार जो है, ये माउंटेन जो है ये केरला के अंदर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको देखना है, ये केरला के अंदर है। कुद्रेमुख जो है ये कुछ कुछ ठीक सा लग रहा है। अब ये तो कटेगा क्योंकि कुद्रेमुख बिल्कुल साउथ में नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। सिंधुदुर्ग बल्कि पूरी डिस्ट्रिक्ट है, वो आप देख सकते हैं। अब आप कैसे निकालें, देखें ऊटी जो है, तीनों में लास्ट में, दोनों में लास्ट में मुन्नार दिया हुआ है, तो इनमें से कोई होने वाला है। ठीक है, बाकी को हम काट सकते हैं। सिंधुदुर्ग जो है वो पहले पे है, और कुद्रेमुख पहले पे नहीं होना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये देखिए ये वाला भी ठीक नहीं है, तो हमारा ये वाला ठीक हो जाएगा, क्योंकि सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र, कुद्रेमुख कर्नाटका, ऊटी तमिलनाडु और मुन्नार केरला। बी आंसर हमारा सही हो गया है। कि इसको हिंदी में देखने की कोई इतनी जरूरत नहीं रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैलियोलिथिक साइट। ये 6th क्लास की एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मली हम जीएस शुरू करते हैं हड़प्पा से, लेकिन उसके बाद आपको जो है सीधा हड़प्पा ही करवा दिया जाता है, लेकिन पैलियोलिथिक भी आपको पढ़ना चाहिए। पैलियोलिथिक साइट जो है भारत की कौन सी नहीं है, ये पूछ रहा है। भीमबेटका तो अपर पैलियोलिथिक से है, ये यूनेस्को की विरासत से है। ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासतों में शामिल किया गया, मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, तो ये तो कटेगा ही कटेगा। अब आपको, अगर आपने मौर्यन हिस्ट्री पढ़ी है, मौर्य इतिहास पढ़ा है, तो आपको पता चलेगा कि बारबरा केव जो है ये मैन मेड केव्स हैं। ठीक है, और इन बारबरा केव्स में कुछ केव्स हैं, जैसे एक लोम हर्ष ऋषि की केव है, उसके साथ साथ एक बादामी केव है। ये दोनों की दोनों केव इसी का पार्ट है, बारबरा केव का, और इनका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। अशोक ने ये जो गुफाएं हैं ये आजीवक संप्रदायों के लिए दी थी, उनको दान में दी थी। आजीवक संप्रदाय, इसकी आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना किसने की थी? मक्खली गोसाल ने की थी। मक्खली गोसाल वैसे तो महावीर जैन के साथी भी थे और उसके अनुयायी भी थे, लेकिन कपड़े न पहनने की बात पर ये इनसे सहमत नहीं थे, और उनसे अलग होकर उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। और आजीवक संप्रदाय को अशोक जी ने ये बारबरा केव्स जो है दान में दी थी। तो ये हो गई नॉन पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक क्या है? पूरा पाषाण काल। पाषाण काल नहीं है मौर्य काल। बाकी जितनी केव्स हैं ये सारी पूरा पाषाण की है। तो आपने अगर ये पढ़ा है तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट द ग्रेट बाथ स्ट्रक्चर इज फाउंड। कौन से इंडस सिविलाइजेशन साइट में ग्रेट बाथ, स्पेलिंग गलत है, ग्रेट GREAT होना है, बाथ स्ट्रक्चर मिलता है, यानी कि विशाल स्नानागार मिलता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को हिंदी में। इनमें से किस सिंधु सभ्यता स्थलों में महान स्नानागार मिलता है? अगर आपको ये नहीं पता है तो जो बिगेस्ट साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में भी जो वेस्ट का पार्ट है जिसे दुर्ग कहा जाता है, और ईस्ट का पार्ट जिसे निचला शहर कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज दुर्ग, या गढ़ी भी कहा जाता है। ठीक है, ये ऊंचाई पे होता था वेस्ट, और ये सार्वजनिक पब्लिक प्लेसेस होते थे यहाँ पे, और ईस्ट की पे आम आदमी रहते थे। तो मोहनजोदारो में भी देखेंगे तो वेस्ट साइड पे आपको विशाल स्नानागार दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आपने मोहनजोदारो मूवी का ट्रेलर नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। ट्रेलर में आपको वो सारी चीजें दिखाई देंगी। नाचती हुई नर्तकी की मूर्ति यहीं पर मिली तो हीरोइन डांस करती दिखाई देगी, और आपको स्नानागार के आसपास लोग घूमते हुए दिखाई देंगे। आपको याद हो जाएंगे बहुत सारी चीजें। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन में देखे तो हड़प्पा पहली साइट है जो कि खोजी गई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। धोलावीरा जो है वो गुजरात के अंदर है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर है। ठीक है, और धोलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे पर कच्छ में है। यहाँ पर स्टेडियम भी मिला है, जल प्रणाली भी मिली है, संरक्षण प्रणाली, और यहाँ पर सबसे बड़ा अभिलेख भी मिला है। कालीबंगा काली चूड़िया शब्द है, ये राजस्थान के अंदर है। सरसों की खेती के उपलब्ध हल रेखाएं मिली है, कृषि के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं कालीबंगा में।
ठीक है, सारे ऑप्शन हमने पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं हम छठे क्वेश्चन की। तो ये कल के पेपर में रिपीट हुआ क्वेश्चन दिख रहा है कि भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है एक व्यक्ति को, एक कल्चरल आइकन ऑफ इंडिया बिस्मिल्लाह खां किस से रिलेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्होंने, मैंने कल भी बताया था कि ये व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस व्यक्ति ने जब 15 अगस्त पे भारत आजाद हुआ था तो वहां पर 15 अगस्त में लाल किले पर आकर शहनाई बजाई थी। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान हाल ही में कुछ साल पहले इनकी मृत्यु भी हुई है। इनको भारत रत्न प्राप्त है। भारत के एक सांस्कृतिक व्यक्ति बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई वादन से जुड़े हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का ओल्डेस्ट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कौन सा है तो वो वीणा है, क्योंकि वीणा सरस्वती की मूर्ति में मिलता है। और आपने देखा है चंद्रगुप्त को भी, नहीं, समुद्रगुप्त को भी सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, लूट कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। बुद्ध एंड महावीरा, ये भी एनसीईआरटी से उठाया क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बुद्ध एंड महावीरा वर बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदा? बुद्ध और महावीर दोनों, महात्मा बुद्ध और महावीर जैन दोनों कौन से महाजनपद से रिलेटेड थे? देखिए, हमें पता है कि महाजनपद काल छठी शताब्दी ईस्वा, जो 6th सेंचुरी बीसी में जो काल है शुरू हुआ है, और वो साथ ही साथ नंद वंश तक चलता है। इसको महाजनपद काल कहते हैं। और 16 महाजनपद थे जिनमें बाद में सभी पे अधिकार कौन कर लेता है? मगध सबसे शक्तिशाली बन जाता है। लेकिन इन 16 महाजनपदों में कुछ गणतंत्र भी थे, मतलब वहां पर पब्लिक जो है, लोग जो है, ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो राज किया करते थे। उन्हीं में एक था वज्जी। ठीक है, वज्जी में 8 जो है कुल शासन किया करते थे, एक राजा का राज नहीं था। उनमें से एक शाक्य कुल था। शाक्य कुल से बिलोंग करते हैं महात्मा बुद्ध, इसलिए उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और कुल था जिसका नाम है ज्ञात्रीय कुल। दोनों क्षत्रिय कुल है हालांकि, और इससे बिलोंग करते हैं महावीर जैन। ये गणतंत्र है। ठीक है, महावीर जैन। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो गया वज्जी। ठीक है, महावीर जैन का कहाँ पर जन्म हुआ था? कुंडग्राम के वैशाली नामक स्थान पर, बिहार का पार्ट हो गया, वहां पर है, बिहार में वैशाली है। वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये सारा वज्जी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और गणतंत्र है, मल्ल गणतंत्र। ठीक है, जहां पर कुशीनगर जो, जहां पर मृत्यु हो जाती है महात्मा बुद्ध की, वहां पर। और पावापुरी, जहां पर महावीर जैन की मृत्यु हो जाती है। पावापुरी और कुशीनगर, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। और पावापुरी, ये दोनों के दोनों मल्ल जनपद के अंडर आते थे, ये भी एक गणतंत्र था। ठीक है, तो ये बुद्ध और जैन से पूछा है, इसलिए इतना डीप पूछा है। अदरवाइज इतना डीप पूछने की जरूरत नहीं थी। हिंदी में एक बार क्वेश्चन पढ़े, बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते थे? तो वज्जी से आते थे। आपको समझ में तो वैसे भी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर सिटीजन ऑफ इंडिया हैविंग right against discrimination, right to privacy, right to get free and compulsory education, equality। देखिए, राइट, आपको समानता का अधिकार, वैसे देखा जाए तो समानता का अधिकार आपको आर्टिकल 14 से शुरू हो जाता है और आर्टिकल 18 तक चलता है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 14 स्पेशली देखे तो आप, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन दिया हुआ है आर्टिकल 15 के अंदर, और यहाँ पर इक्वेलिटी दी हुई है। राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर आती है, और राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आर्टिकल 21A के तहत आती है। ठीक है, तो ये तो वैसे भी कट जाने हैं। अब राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 में आता है। अगर स्पेशली 14 का पूछा है तो यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखनी है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष सभी बराबर है। फिर है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ। अगर आपने कोई क्राइम किया है और किसी अमीर आदमी ने भी क्राइम किया है तो दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको कुछ सेवाएं दे दी जाए और आपको मार दिया जाए। तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब सभी कानून के सामने बराबर है, तो समानता का अधिकार इसमें दिया गया है। ठीक है, एक बार हिंदी में भी क्वेश्चन को देख लेते हैं, कोई नई चीज सीखने को मिल सकती है। संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को कौन सा अधिकार सुनिश्चित करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो वो तो डिस्क्रिमिनेशन था, शोषण के विरुद्ध अधिकार तो है ही नहीं। अच्छा, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना ये तो वही आर्टिकल 23 और 24 में हो जाएगा। मैंने आर्टिकल 15 बता दिया। हिंदी में देखो ट्रांसलेशन में बहुत फर्क पड़ जाता है। ठीक है, अब है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार आर्टिकल 21A में कंपल्सरी एजुकेशन, और समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में दिया गया है। तो सही आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पे। चलो यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर इंग्लिश में पढ़ लेंगे। अब है इन पे विचार कीजिए
इनमें से कौन सा वित्तीय समावेशन का प्रक्रिया का भाग नहीं है? अगर आपको वित्तीय समावेशन टर्म नहीं पता है तो देखिए, वित्तीय समावेशन का मतलब है हर व्यक्ति को वित्तीय सुविधाएं मिलना, और वो भी गवर्नमेंट के तरीके से। वैसे तो उसको गांव के आसपास में भी ब्याज देने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन उससे उसका एक्सप्लोइटेशन होता है। 2 रुपए सैकड़े का मतलब होता है 24 रुपए। उसको 100 रुपए अगर किसी से लिए तो साल में 24 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। बहुत महंगा ब्याज हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट से आप लेते हैं तो पर्सनल लोन भी 10 रुपए के हिसाब से मिल जाता है साल का, और होम लोन 8-7 के आसपास मिल जाता है। इसलिए ऐसी सुविधाएं बस अमीरों तक न रहे, सभी लोगों लोगों को इसमें समावेश किया जाए। तो इसका पहला चरण होता है कि लोगों का बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद उनको जो है लोन की सुविधा मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है उनको लोगों को जो बीमा की सुविधा है, ठीक है, बीमा वगैरह की जो सुविधा बैंक से मिलती है वो मिल जानी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जमा पर उसको ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा कब हो सकता है? बैंक सबसे पहले खोले जाए, ये तो होगा ही होगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। पहले जो थे बैंक थे वो कुछ कॉरपोरेट हाउस के द्वारा या प्राइवेट बैंक थे ना, तो कुछ लोगों को ही लोन देते थे, खासतौर से वो इंडस्ट्रीज के लोगों को ही लोन देते थे। 1969 में इंदिरा गांधी के द्वारा बहुत सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो ये भी सही पार्ट है, क्योंकि अब राष्ट्रीयकरण होने के बाद, गवर्नमेंट के अंदर आने के बाद, यहाँ पर गवर्नमेंट बाकी लोगों को भी जो है सुविधाएं मिलेगी, और उन्होंने कर भी दिया था इस चीज को। मुद्रा ऋण योजना, बिल्कुल ये भी किसी को लोन देना, भले ही वो व्यापार स्थापित करने के लिए या इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए हो, तो ये भी उसी का पार्ट हो गया। अब है अटल पेंशन योजना। जी हाँ, देखिए, अटल पेंशन योजना में क्या होता है कि आप अपने जो है बैंक से ही ये पेंशन में भाग ले सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आप अभी से कुछ पैसे जो है अटल पेंशन योजना में जमा करवाइए, तो आपको उतना ही गवर्नमेंट देगी, और आपको जो है 60 ईयर के बाद कुछ पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव अकाउंट इन एनी बैंक। तो सारे ही पार्ट इसमें हो जाएंगे। वित्तीय समावेशन लोगों को समावेश करने में हेल्प करेंगे, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। एक बार इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं, कुछ नई टर्म हमें मिल सकती है। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग से ओपनिंग ऑफ पेमेंट बैंक। नए पेमेंट बैंक अगर खोले जा रहे हैं, पेमेंट बैंक कुछ ऐसी कंडीशन के साथ हैं जिसमें आप 1 लाख से ज़्यादा जो है वो संपत्ति नहीं रख सकते। नए बैंक खोले जा रहे हैं, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक खोला है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक भी हो जाएगा। मुद्रा लोन स्कीम भी लोगों तक पहुंच रही है। ठीक है, सभी लोगों तक पहुंच रही है। और अटल पेंशन स्कीम, ये सारे ही वित्तीय समावेशन का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब अगला पार्ट है, मैच द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद देयर पार्ट्स। पर्टिकुलर्स फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद देयर पार्ट, कौन सा चीज जो है कौन से पार्ट में है उसको मैच करना है। ठीक है, आपको पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है कम से कम 4 तक तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो आपके के पेपर के हिसाब से होता है, लेकिन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और संविधान के 1 2 3 4 पार्ट ये तो आपको हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, पहला पार्ट जो है वो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में बताता है कि कितनी स्टेट है, कितनी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक उसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पहले पार्ट में आपको बताया जाता है कि स्टेट कैसे बनेंगे, और ये भी बताया गया है कि स्टेट को बनाने का तोड़ने का अधिकार पर बस सेंटर के पास है। कितने स्टेट बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें बताई गई है। अब दूसरा पार्ट जो है उसमें है सिटीजनशिप। ठीक है, तो सिटीजनशिप जो है 3 का बी होना चाहिए। 3 का बी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन के सारे आंसर ना निकालते हुए काटते हुए चले। ठीक है, इससे आपकी श्योरिटी बढ़ेगी। दोनों में बी है, अब हमें किसी और ऑप्शन से निकालना पड़ेगा। सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है, कैसे वापस हो सकती है, कैसे त्यागी जा सकती है, वो सारी चीजें इसमें दी गई हैं 5 से 11 आर्टिकल के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है, तो पहले का ए होना चाहिए, तो ये वाला कट गया और ये हमारा आंसर आ गया है वैसे तो फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक चलते ही रहे। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 में होता है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया दूसरे का सी। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो 51 तक चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप 51A नया बनाया गया है, वहां तक ही चलते हैं। 4 पार्ट तो आपको पता ही नहीं होने चाहिए बिल्कुल, तो ये इसका सही आंसर हो गया। एक बार हिंदी में भी इसको देखते हैं, कोई नई चीज देख सकती है। हाँ, संविधान के निम्नलिखित विवरणों को उनके भागों से मिलाइए। मूल अधिकार भाग 3 से मिलते हैं, नीति निर्देशक तत्व 4 से मिलते हैं, नागरिकता 2 में है, और पहले में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। इसका सही आंसर हो गया डी। एक क्वेश्चन को यहीं पढ़ते हैं, फिर इंग्लिश में भी देखेंगे। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? ठीक है, जो पहला क्वेश्चन हमने इससे पहले देखा था, एक क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, कुछ कुछ उससे मिलता हुआ क्वेश्चन है ये। आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसमें कहा गया है, आर्टिकल 23 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं की जाएगी, ठीक है, मानव तस्करी नहीं की जाएगी, महिलाओं की बच्चों की ज्यादा होती है वो। उसके बाद 24 में कहा गया है कि बाल श्रम जो है यानी कि हैजार्डस वर्क में 14 साल से नीचे बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। तो दिस इज द राइट आंसर, आर्टिकल 24 हो जाएगा इसका सही आंसर। एक बार इंग्लिश में देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। Which of the following article of the Constitution provides for the abolition of child labor in इंडिया? चाइल्ड लेबर आर्टिकल 24 से ही होती है, हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मोस्ट इंडियन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग स्क्रिप्ट? इंडिया की जो मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट है वो कौन सी स्क्रिप्ट से बनी है? देखिए, क्या ग्रीक से बनी है, क्या द्रविड़ से बनी है, ठीक है, और संस्कृत से बनी है या ब्राह्मी से बनी है? तो देखिए, सबसे संस्कृत में तो देवनागरी है, ये लिपि नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक है। द्रविड़न लिपि तो है लेकिन ये सही आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। एंशियंट लिपि इंडिया की है और इसी ब्राह्मी लिपि से बाकी जितनी स्क्रिप्ट आज के टाइम पे चल रही है, चाहे वो देवनागरी चल रही है या फिर कोई और गुरुमुखी है या वो इवोल्व होके इसे बनी है, तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मी। आपको समझना होगा कि लिपि का मतलब है अक्षर और भाषा का मतलब है अक्षरों से बन के बनना, ठीक है। अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियां निम्न में से किस लिपि से विकसित हुई है? तो लिपि से पूछा है ना, तो संस्कृत तो भाषा है, ठीक है, तो ये तो कट ही जाएगा, तो आपका कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। फिर वो ब्राह्मी से बनी है। अशोक के समय के साथ ज्यादातर अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि के हैं। बस नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो अभिलेख है वो खरोष्ट लिपि के और अरामाइक लिपि में लिखे हुए हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चन को निकाला गया है। वहीं पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इसी से भारत की ज्यादातर भाषाओं का विकास हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन द मेंटेनिंग ऑफ आवर स्किन हेल्थी? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है काफी पेपर में पूछा भी जाता है और कंफ्यूज करता है ये, ठीक है। विटामिन सी पे भी हम अपना दाव लगा सकते हैं कभी कभी कि विटामिन सी जो है स्किन हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहता है, बताया भी जाता है। लेकिन आपको कंफ्यूजन किस में हो सकता है? विटामिन ई के साथ भी हो जाता है कंफ्यूजन। तो आपका अपना आंसर क्या है पहले तो वो बताइए। इसमें आपका अपना ऑप्शन क्या है ये बता दीजिए। विटामिन ए तो नहीं है। विच वन ऑफ द, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है हालांकि, विच विटामिन इज गुड फॉर स्किन हेल्थ? देखो, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन जो है वो, देखिए यहाँ कंफ्यूजिंग चीजें तो है। वैसे तो आप सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सारे ही विटामिन आपको हेल्थ को सप्लीमेंट करते दिखाई देंगे, ठीक है। ये ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, सुंदरता के लिए। दिस इज कॉल्ड एज ब्यूटी विटामिन, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सारे ही विटामिन जो है, विटामिन ए भी हेल्प करता है, सी भी हेल्प करता है, तो मैं तो इसको विटामिन ई पे टिक करूंगा, ठीक है। विटामिन सी भी दिखाएगा लेकिन मुझे लगता है ब्यूटी विटामिन जब इसका नाम दे दिया है तो ये सही रहेगा, ठीक है। अब है डाइटरी फाइबर्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड इन आवर डेली फूड। ये हमारी ह्यूमन बॉडी के जो डाइट है यानी कि बैलेंस डाइट है उससे क्वेश्चन उठाया गया है। ये भी जो है हमारी बैलेंस डाइट से क्वेश्चन उठाया गया है। डाइटरी फाइबर, हमारे फूड के अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, ठीक है, प्रोटीन भी चाहिए, उसके बाद हमें फैट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए और फिर हमें फाइबर भी चाहिए। हालांकि फाइबर से हमें कोई विटामिन तो नहीं मिल रहा है, आप खीरा खाते हैं या मूली का सलाद खाते हैं उससे कोई विटामिन तो नहीं मिल रहा, फिर भी कहा जाता है कि वो खाइए। तो फाइबर ऐसा क्या करते हैं टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटीन? जब आपको अगर ये पता चलेगा कि फाइबर से हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज तो मिल नहीं रही है तो आप अपने आप इसको काट देंगे। टू बैलेंस द इंसुलिन सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, गलत है। टू हेल्प यू योर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, बिल्कुल। अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो आपके पेट से में जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो तो निकल जाती है, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकलने में ये मदद करता है क्योंकि ये स्लिपरी टाइप का होता है और आपको कब्ज वगैरह की दिक्कत नहीं होती। टू डिक्रीज टायर्डनेस, ये तो गलत है, तो हमारा सही आंसर हो गया सी। इसको हम देख लेते हैं हिंदी में भी, ठीक है। अब देखो, अतिरिक्त भोजन, जो भोजनीय जो रेशे हैं, ठीक है, ये हमारे जीवन में अत्यधिक
वांछनीय है क्योंकि जरूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अतिरिक्त प्रोटीन देते हैं, ये इंसुलिन के संतुलन को कंट्रोल करते हैं पैनक्रियास से, ये हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा दिलाने में सहायक है, ये ठीक है थकान कम करने के लिए। तो हमारा सही आंसर यहाँ हो गया सी। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, जो एनसीईआरटी से ही बनाया गया है, ठीक है। और इसका कहा जाता है फॉलोइंग आर द प्रोसेस एक्टिविटी ऑफ वेरियस सेक्टर्स, मैच देम विद देयर रॉ मटेरियल, ठीक है। ये रॉ मटेरियल की एक्टिविटी, कोई कई इंडस्ट्रीज हैं, उस इंडस्ट्रीज में कपड़ा बनाया जाता है, ऊन बनाई जाती है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग की एक्टिविटी का नाम लिखा हुआ है, जैसे गिनिंग, सीजनिंग, शेयरिंग एंड रीलिंग, ठीक है। तो इनको मैच करना है। अगर आपको आसान से देखना है तो गिनिंग जो है वो कॉटन से, ये तो ज्यादातर बच्चों ने ही पढ़ा हुआ है, गिनिंग जो है कॉटन से होता है। और शेयरिंग होता है शीप से, जो शीप की वूल निकालते हैं ना, वो शेयरिंग से होता है। तो सी का 1 इसमें है, इन दोनों को हम काट सकते हैं। और ए का 2 किस में है फिर, ए का 2 इसमें है। तो देखा जाए तो हमारा आंसर निकल रहा है ये 2 यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो रीलिंग क्या होती है, रीलिंग होती है सिल्क वॉर्म्स से रील बनाना, धागों की रील बनाना। बहुत सारे कोकून जो होते हैं, उन कोकून को मिक्स करके फिर उनसे धागा बनाया जाता है उबालने के बाद। जैसे सीजनिंग होता है लेदर की सीजनिंग, ठीक है। तो आप आंसर ऐसे निकाल सकते हैं, रीलिंग इसके रिलेटेड है, सीजनिंग लेदर से रिलेटेड है। इनको हिंदी में क्या कहते हैं, ये मेरे लिए भी एक नई चीज होगी, एक बार चलो देखते हैं, ठीक है। ये अलग अलग ही कुछ और ही हो गया, ठीक है। ये तो मुझे लगता है लच्छे बनाना, लच्छा पराठा बनाना नहीं लिखा, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। संशोषण करना पड़ा, ये यहाँ से आंसर मेरा कभी नहीं निकलेगा, आपका हिंदी वालों का भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ने का फायदा नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ने में फायदा है। कंडेंसेशन प्रोसेस एटमॉस्फेयर का टॉपिक है, और टोटली ये एटमॉस्फेयर का टॉपिक, एयर एंड एटमॉस्फेयर, इस तरीके से आपको पढ़ते हैं। साथ ही साथ ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वहीं से ये क्वेश्चन निकाला गया है। कंडेंसेशन प्रोसेस रिफर टू द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इनटू solid form, conversion of water into solid form, conversion of water vapor into liquid form, ठीक है। अब देखो, वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने को कहते हैं वेपराइजेशन। अगर ये 100 डिग्री पे हो रहा है तो वेपराइजेशन है, अगर इससे कम टेम्परेचर पे होता है उसको कहते हैं इवेपोरेशन। अपने आसपास आसपास जब बारिश होती है तो वहां कोई 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं होता, फिर भी पानी जो उड़ जाता है ना, तो वो इवेपोरेशन से होता है। वेपराइजेशन मतलब 100 डिग्री पे किया है, तो ये तो कट गया। कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू सॉलिड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग, ठीक है, ये फ्रीजिंग है। अब है कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू सॉलिड फॉर्म, ये भी गलती है, तो हमारा सही होगा वाटर का कन्वर्जन होना लिक्विड फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी कुछ ऐसा अलग नहीं होगा, ये मुझे लगता है संघनन कहते हैं इसको, प्रक्रिया जैसे संदर्भित, किससे संदर्भित है, जल का जल वाष्प में बनना, है तो वाष्पन हो गया, जल वाष्प का ठोस रूप में, ये तो कुछ और है, इसको इंग्लिश में फ्रीजिंग कहते हैं, जल का ठोस रूप में बनना और द्रव रूप में परिवर्तित हो जाना। जो भाप जाती है नीचे से, जमीन से पानी भाप के रूप में ऊपर जाकर वो बूंदों के रूप में संघनित हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन प्रोसेस। इन प्लांट्स, प्रोसेस इन विच वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन फॉर्म ऑफ वेपर्स, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ठीक है। वाटर जो है वो पत्तों से वेपर के रूप में निकल के आता है, इसको ऑस्मेटिक प्रेशर नहीं, ये तो एक तरीका है। कोशिका से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी जाता है कंसंट्रेशन के बेस पे, ऑस्मेटिक प्रेशर के हिसाब से जाता है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है, सॉरी, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ वाटर आता है, तो ये तो ऑस्मेटिक प्रेशर के हिसाब से होता है, ये प्रेशर बन जाता है। अब है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी नहीं है, ये सोलो कौन कितना फ्लो करता है, विस्कोसिटी उसको दिखाती है। इम्बाइबिशन भी नहीं है, ट्रांसपिरेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। ट्रांसपिरेशन जो है उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं इसको। उत्सर्जन किया जाता है वाष्प के रूप में पानी का पत्तों से, पत्तों में सेल होती है स्टोमेटा, जिनके थ्रू जो है एक्स्ट्रा लगभग 70% वाटर जो है उड़ा दिया जाता है प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस से लिंक्ड एक टॉपिक है, ठीक है। इसको हिंदी में देखें तो पौधों में वह प्रक्रिया जिसे जल वाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आ जाता है उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, बिल्कुल सही है। अब है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग आउट ऑफ अबव एलिमेंट विच विच इज टू बी रिक्वायर्ड to occur photosynthesis.
प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें से किसकी जरूरत होती है? वाटर की तो जरूरत होती है। वाटर और CO2 मिलके ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में। और यही फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज जो है ये पॉलीसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड में कन्वर्ट होते हुए सेलुलोज बन जाता है और स्टार्च बन जाता है, ठीक है। तो ये तो दोनों जरूर चाहिए चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट में सिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट भी चाहिए। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है, प्लांट सेल होती है उसके अंदर एक ऑर्गेनल होता है, ठीक है, ऑर्गेनल, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट दो टाइप का होता है, एक क्लोरोफिल, सर क्लोरोफिल जिसके अंदर होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, सॉरी, ठीक है। प्लास्टिड होता है दो टाइप का, ठीक है, प्लास्टिड दो टाइप का होता है, एक क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर होता है क्लोरोफिल होता है उसके अंदर, ठीक है, वो भी हेल्पफुल है। तो ऑल ऑफ देम इज, ऑल ऑफ देम आंसर हमारा आ गया, सभी रिक्वायर्ड है, ठीक है। इनमें विचार करें और कौन सी किसकी आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, वांछित है कौन से, तो चारों ही वांछित है, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये क्लियर भी हो गया होगा। अब बात करते हैं हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द सेल। ह्यूमन बॉडी जो है उससे रिलेटेड सेल और ऑर्गन से दो क्वेश्चन आ गए हैं। गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम एंड न्यूक्लियस। कल की क्लास में मैंने बता भी दिया था हालांकि इसका आंसर, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं था लेकिन उसमें ऑप्शन में था। गोल्जी एपरेटस है या ये है, राइबोसोम इज द राइट आंसर। प्रोटीन सिंथेसिस की साइट अगर सेल के अंदर पूछी जाएगी तो राइबोसोम्स है, ठीक है। लाइसोसोम आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ये सेल के ऑर्गेनल जो खराब हो जाते हैं उनको लिक्विफाई करता है, घोल देता है, सुसाइडल बैग। और जब सेल डेड होने लग जाती है तो ये एंजाइम छोड़ता है, सबको ही घोल देता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। न्यूक्लियस तो ब्रेन ऑफ द सेल हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है, DNA वगैरह होता है। गोल्जी एपरेटस जो है वो पैकिंग का काम करते हैं, सेल ऑर्गेनल के जो नए बनते हैं उनके ऊपर जो प्लाज्मा का वगैरह की लेयर चढ़ाई जाती है वो गोल्जी एपरेटस के, गोल्जी काय बॉडी के द्वारा कराई जाती है। एक बार हिंदी में भी इसको देख लेते हैं। कौन सा कोशिका निकाय है कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, तो वो राइबोसोम है, ठीक है, लाइसोसोम नहीं है। लाइसोसोम इज कॉल्ड एज, अब कहा है इसने सहजीवी संबंध में कौन सा उदाहरण है, कौन सा एक उदाहरण सहजीवी है। सहजीवी को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशन। शैवाल और लाइकेन, पादप मूल और राइबोसोम, दोनों सही है दोनों गलत है। एक बार हिंदी का देखा तो इंग्लिश में भी हम देखेंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, ठीक है। आप सभी ने अगर हमारी क्लास जो है पूरी नहीं देखी है तो स्टार्टिंग से देख लेना, ठीक है। और साथ ही साथ आप अपने नोट्स बना सकते हैं, जो बच्चे ऑफलाइन के हैं वो अपने नोट्स को अपडेट कर सकते हैं न्यू फैक्ट के साथ, ठीक है, न्यू फैक्ट के साथ या कोई फैक्ट आपने लिखा ही ना हो, ठीक है। ऑफलाइन के बच्चे चाहे वो गूगल मीट के बच्चे हैं तो गूगल मीट के बच्चों को अभी साइंस नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन ऑफलाइन की बैच की साइंस हो चुकी है तीनों ही पार्ट, ठीक है। वो अपडेट कीजिए, रिवीजन कीजिए डेली आकर यहाँ पर। साथ ही साथ जो बच्चे ऐप पे हैं वो भी कर सकते हैं, केवीएस कोर्स का भी बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर आते हैं। तो जो बच्चे अभी नए आए हैं तो हमारी द फीडियाज एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी ऐप जो है उस पर आप वैरायटी ऑफ कोर्स देख सकते हैं, DSSB की प्रिपरेशन और KVS की प्रिपरेशन के लिए, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है, फीडियाज एकेडमी। आप डेमो क्लासेस हैं और आप एनरोल भी कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, मान लीजिए दो चीजें एसोसिएशन में आई हैं, एक दूसरे के टच में आई तो दोनों को फायदा होना चाहिए, इसको कहते हैं सिम्बायोटिक, दोनों पॉजिटिव में जाने चाहिए। तो एल्गी और लाइकेन भी जो है वो दोनों ही, ये कॉम्बिनेशन जो है वो सिम्बायोटिक है। एल्गी जो है वो लाइकेन्स को फूड देते हैं और लाइकेंस जो है वो एल्गी को प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लांट रूट्स एंड राइबोजियम, लेग्यूम प्लांट्स की बात करें, द्विबीजपत्री पौधों के बारे में बात करें, दलहन फसलें, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, उनकी जड़ों के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो निवास करते हैं। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं। एटमोस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली प्लांट नहीं ले पाते, नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में लेते हैं। तो ये राइबोजियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करके उसमें कन्वर्ट कर देता है, जिस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट, जिस फॉर्म में प्लांट उसको कंज्यूम कर पाए, ठीक है। और उससे प्लांट्स को एक तरह से देखें तो उर्वरक मिल जाते हैं, प्लांट को फायदा हुआ। और राइजोबियम जो है वो अपना भोजन जो है प्लांट से लेते हैं,
ठीक है, तो ये भी सिम्बायोटिक हो गया, तो बोथ आर राइट हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लास जो है पसंद आई हो। अगर आपको ये पसंद आई तो जरूर इसको लाइक कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, रिवीजन के लिए रिकमेंड कर सकते हैं बच्चों को। केवीएस के बच्चे जो ऑलरेडी हमसे पढ़ चुके हैं या डीएसएसबी के बच्चे, वो दूसरे बच्चों को शेयर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं हमसे पढ़ने के लिए, हमारे चैनल पे विजिट करने के लिए। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। बस मोटिवेशन की बात दो कहनी है कि हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, किंचित नहीं भयभीत में, भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला। एक आध पेपर में हार गए तो भयभीत नहीं होना है। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही और वो भी सही। कोई बात नहीं, हार भी मिल जाती है, वो भी जीत मिल जाती है, अभी तो बस शुरुआत है। ठीक है, हाँ, जो भी मिला ये भी सही और वो भी सही, हार भी सही और जीत भी सही। लेकिन वरदान नहीं मांगूंगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा, हाथ जोड़ के खड़ा रहूं कि मुझे कोई कुछ दे जाओ। लेकिन वरदान नहीं मांगूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। ठीक है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, झगड़ा नहीं ठानूंगा। ठीक है, मैं काल के कपाल पर, काल के मस्तक, समय के कपाल मस्तक पर अपनी किस्मत को खुद लिखता हूँ और खुद मिटाता हूँ। काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो अपनी किस्मत आपके अपने हाथों में है। समय के मस्तक पर अपनी किस्मत लिखने के लिए मेहनत कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।